आज दुल्हन बनी हुई अंधाधुन भागे जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था। उसे बस किसी तरह करके यहाँ से निकलना था। वह भागते हुए एक गली से निकलती दूसरी गली की तरफ मुड़ी थी और एक बहुत चौड़े गली में पहुंचकर गहरी सांस भरने लगी। आसपास देखा तो बहुत बड़े बड़े घर थे। रात का सन्नाटा फैलती जा रही थी। दूर दूर सड़कों की लाइट में हर तरफ देखती अब धीरे धीरे चल रही थी। उसकी टांगें अब सूज चुकी थी। बहुत धीरे से भाग रही थी। अब उसकी हिम्मत खुद जवाब दे गई थी। वह अब चाह कर भी भाग नहीं पा रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वे लोग मेरे ही पीछे आ रहे हैं, मुझे निकलना होगा। वह घबराए हुए वहां से तेजी से भागी। अचानक उसकी निगाह एक गेट की तरफ उठी और एक आधा खुला गेट से एक उम्मीद जाग गया, एक सहारे की उम्मीद, अंधेरे में उजाले की किरण। भगवान की तरफ से उसके लिए एक रास्ता था। वह उसे आधे खुले गेट से अंदर दाखिल होती बहुत बहादुरी से गाड़ी के पीछे से छुपती एक तरफ दुबक कर बैठ गई। विष्णु विष्णु। अचानक से उसे एक भारी आवाज़ अपने कानों में गूंजी। जी साहब। एक आदमी सर झुकाए उस आदमी के पास जाकर खड़ा हुआ। गेट क्यों खुला है? ये भारी आवाज़ और माथे पर बल डाले बोला। जी, वह गाड़ी की एंट्री हुई थी गेट से, तो शायद बंद करना भूल गया था। सर झुकाए ही जवाब दिया। बंद करो उसे और आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वह अपने गुस्से वाली आवाज़ में कहता अंदर की तरफ बढ़ गया था। रश्मि ने छुप कर उस आदमी को देखा जिसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब थी। उसका चेहरा आधा ही दिखाई दे रहा था क्योंकि वह अंदर जा रहा था। रश्मि डरी हुई वापस नीचे दुबक कर बैठ गई। काफ़ी देर वहीं बैठी आज की समस्याओं पर गौर करती रही। अपनी दुल्हन के कपड़ों को एक नज़र देखती वह अपने होंठ दबा गई। कृपा थी कि वो बहुत बुरे वक्त से खुद को बचाने में कामयाब हो गई थी, वरना न जाने इस वक्त वह उसके साथ क्या हो रहा होता। आज के दौर में कौन किस पर भरोसा करे, कौन किस तरह का बहरूपिया निकले। वह उस बहरूपिया के अंदर भेड़िया छुपा हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुंह पर हाथ रखे वह अपनी सिसकियों का गला घोट रही थी। रात धीरे धीरे सरक रही थी। अब रश्मि को ठंड लगने लगी थी। ये एक बहुत बड़ा घर था। इस वक्त वह पार्किंग एरिया में छुपी बैठी थी, लेकिन सर्द हवाओं ने उसे बुरी तरह से ठंडा कर दिया था। शायद बारिश होने वाली थी। वह घबराकर आसपास देखती पार्किंग के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ने लगी कि उसका लहंगा किसी गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था। कांपते हुए उसने लहंगा छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। इतनी देर में बारिश के मोटे मोटे बूंद उस पर गिरते उसे पल भर में भिगो दिए थे। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरा आपने जहाँ इतना साथ दिया, थोड़ा और कर दो। वह आंसू बहाते अपना लहंगा झटके से छुड़ाती पार्किंग में बढ़ती। उसे घर का मेन गेट खुला दिखाई दिया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। वह नज़र बचाती घर के अंदर के हिस्से में दाखिल हुई। एक बहुत बड़े गेट से अंदर होते आगे बढ़ने लगी। वह घर नहीं था, महल था। इस घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था वह स्वर्ग में आ गई हो। बनाने वाले ने बहुत खूबसूरती से उसे बनाया था। अपना घर तो सबके लिए ही स्वर्ग जैसा होता है, लेकिन मेरा घर मेरे लिए तो नर्क बन गया था। परेशानी से सोचते आंसू फिर से बहने को तैयार थे। उससे पहले कि कोई उस तरफ आता उसे देखता, वह जल्दी वहां से निकलती। एक गेट से जाती सीढ़ियां चढ़ गई। धड़कते दिल के साथ सब जगह देखती, कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह एक दीवार के ओट में होते छुपी थी। वही आदमी जो बाहर गुस्से से बात कर रहा था। रश्मि को यही लगा। वे लंबे लंबे कदम भरता एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। रश्मि वहीं बैठी उस बंद दरवाजे को देखती रही कि थोड़ी देर बाद फिर से कमरे से निकलता एक फाइल लिए वही वापस मुड़ गया जहां से इस तरफ आया था। रश्मि मौका देखते उस कमरे में घुस गई। वह कमरा देखकर दंग रह गई। वो महल से भी ज़्यादा खूबसूरत कमरा था। वहाँ के फर्नीचर अलग ही खूबसूरती दिखा रहे थे। कमरा देखने वाली हर आंख को ही हैरान कर देने के लिए काफ़ी थे। वह खुद हैरान हुई। तभी उसे कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। वह जल्दी से एक अलमारी के पीछे छुपी थी। तभी दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न सी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने लॉन्ग ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी। उसमें से उसका जिस्म पूरा दिखाई दे रहा था। वह लड़खड़ाती अंदर दाखिल हुई। राज राज, वह ऊंची आवाज़ में किसी को बुला रही थी। रश्मि का दिल धक से रह गया था, कहीं वो मुझे देख ना ले। रश्मि और ज़्यादा सिकुड़कर पीछे होती बैठी थी। उसी पल कमरे का फिर से दरवाजा खुला। ही आदमी अंदर दाखिल हुआ। उस लड़की ने पलटकर राज को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मेरा राज। उसने अपनी बाहें राज की तरफ बढ़ाई कि अगले पल राज ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह बुरी तरह से लड़खड़ाती जमीन पर गिर गई थी। अपने गंदे हाथों से राज को छूना भी मत। वह आदमी ने गुस्से से नशे में धुत रचना को कहा, क्यों क्यों न छूऊं, मेरा हक है तुम पर।
मेरे पति हो, तुमने मेरे साथ सातों वचन निभाए थे। मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का मुझे पूरा पूरा हक है। तुम्हें अपनी जवानी दिखाने का सिर्फ मेरा ही तो हक है। वह उसके गले में बाहें डालकर कह रही थी, दूर रहो तुम जैसी गंदी लड़कियों को। मैं अपने आसपास भी भटकने ना दूँ। छूना तो बहुत दूर की बात है। वह अपनी शर्ट के कॉलर को छुड़वाते नफरत से बोल बैठा था, तुम जो भी कह लो, जब तक मैं तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकते। उसके पीठ पर बाजू जमा गई। राज ने झटके से उसके बालों में हाथ डाले उसे फिर से झटका दिया। निकल जाओ मेरे कमरे से, वह उसे गुस्से से कहता बोला। क्या कोई और पसंद आ गई है तुम्हें? वह जख्मी शब्दों में पूछने लगी। अगर आ गई तो उसी वक्त शादी भी कर लूँगा। उसे अपनी महबूबा बनाऊंगा, उसके साथ अपनी सुहागरात भी मनाऊंगा और उसे खुद को छूने का पूरा हक भी दूंगा। जितना मैं तुमसे नफरत नहीं करता उतना मोहब्बत मैं उससे करूंगा। गेट आउट, मेरे कमरे से निकलो। वह उसे बाजू से थामे कमरे से बाहर फेंक आया और दरवाज़ा लॉक कर लिया और खुद अपनी शर्ट उतार कर उछाल दिया। उसके मजबूत मसल और चौड़ी छाती देखती रश्मि अलमारी के पीछे डर रही थी। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ये आदमी बहुत ही जुनूनी और गुस्से वाला दिखाई देता है। अपनी पत्नी को लेकर जरा भी लिहाज नहीं किया। अगर उसे जरा भी खबर हो जाती कि कोई अनजान लड़की उसके रूम में है तो न जाने क्या सजा देता उसको। डर से रश्मि का सांस फूलने लगा था। वह जरा सा आगे हो गई तो बेध्यानी में पास पड़े लैंप को गिरा दिया। राज जो अपनी शर्ट उतारते अब पैंट से बेल्ट को निकाल रहा था, आवाज पर पलटा और अपने सामने दुल्हन बनी एक कमसीन लड़की को देखता उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, जबकि रश्मि का तो सांस ही रुक गया था। राज ने अपने होंठ भींचते उस लड़की के पास जाते माथे पर बल डाले उसे सर से पांव तक देखता रह गया, जो बहुत ही खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा हसीन उसकी भूरी आंखें थी जिन पर लंबी घनी पलकें वे कांप रही थी। उन आंखों में एक डर था कि राज 2 कदम और ज़्यादा पास होने पर दीवार में जाकर सिमट गई। थर थर कांपने लगी थी। राज ने आगे होते उसके दोनों हाथ के तरफ दीवार पर हाथ रखे उससे बात करने की कोशिश की। मारना मत प्लीज, रश्मि ने जल्दी अपना चेहरा छुपाया। राज ने दांत पर दांत जमाए उस लड़की को देखा जो सच में मासूम थी या मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आ गई? वह दरवाजे से, रश्मि ने डरते डरते कहा, जबकि हाथ धीरे से नीचे गिरे। वह गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखता पूछ रहा था। जी। रश्मि अपनी भारी पलकें झपकाती नरम आवाज में बोली, किसने भेजा है तुम्हें? अब की बार पीछे होता हुआ दराज से सिगरेट निकाल कर सुलगाता एक आईब्रो ऊपर करते शक में पड़ते हुए पूछने लगा। किसी ने नहीं, मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी। वह हकलाते हुए डरे डरे शब्दों में बोली। अपनी शादी से भागी हूँ। अपनी सांस हवा में छोड़ते हुए उसको सर से पांव तक देखता अब दिलचस्पी से पूछ रहा था। रश्मि ने डरकर पहले ना में गर्दन हिलाया, फिर अगले ही पल सर हाँ में हिलाती। जबरदस्ती कर रहे थे क्या घर वाले? नहीं। अब की बार सब कुछ याद करते उसकी आवाज़ हकलाई, जबकि वह शब्द नरम थे। फिर भागे क्यों? साथ धोखा हुआ था। आप मुझसे शादी कर लीजिए प्लीज। वे अचानक से उस पर बम फोड़ गई। क्या कह रही हो? दिमाग ठीक है? वह सिगरेट ट्रे में मसलते उठा था। कर लीजिए मुझसे शादी, मुझे एक जगह चाहिए। आपको एक अच्छी वफादार पत्नी, मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। वह उसके आगे हाथ जोड़ गई। तुम पागल हो? राज ऐसी किसी चलती फिरती लड़की से शादी करेगा? वह गुस्से में बोला था। मैं भी कोई आम लड़की नहीं हूँ। वह कहते कहते अचानक रश्मि की जुबान पर ब्रेक लगी थी। बात पूरी करो। रश्मि ने सर झुकाया, उसकी तरफ देखा। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब की बार वह गंभीर शब्दों में कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। और तुम्हें लगता है कि राज तुम्हें अब जाने देगा? उसकी आवाज़ पर रश्मि के कदम रुके थे, जबकि दिल जोरों से धड़का था। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? वह उसके पास आता पूछने लगा। ईश्वर त्यागी। रश्मि के जवाब पर एक पल को राज की आंखों का रंग उड़ा था। वह चौंक गया। अब ये नाम ही ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी इसी वक्त। अभी वह अपनी बात पूरी करती राज ने उसकी बात पर उसे टोका। अचानक मेरे पापा का नाम सुनकर आपको एहसास हुआ कि मैं राह चलती लड़की नहीं हूँ, आपसे शादी करने के काबिल हूँ। अमेजिंग, बट मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुंह बनाकर कहती दरवाजे के लॉक पर हाथ रख गई थी। तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, शादी तो अब मेरी तुमसे होकर रहेगी और अभी होगा। राज के निगाह में जो चीज़ आ जाती है वह राज की हो जाती है और तुम तो राज के कमरे में खड़ी हो और राज तुम्हें छोड़ देगा। राज ने बड़े गुस्से से कहा। आप एक बात समझ लीजिए, राज में कोई चीज़ नहीं, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ से जा भी सकती हूँ अपनी मर्जी से। किसी की हिम्मत नहीं मुझे रोके।
राज की नरमी से कही बातों पर वे अपना सारा डर भुलाकर उसकी आंखों में आंखें डालते जवाब देती उस पर भड़क गई, जबकि अगले ही पल राज ने उसे बिस्तर पर जोर से पटका। अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वह मजबूत बॉडी वाला आदमी था उस वक्त शर्ट लिए रश्मि के बिल्कुल सामने खड़ा था। शादी तो तुम्हें करनी होगी ज़बरदस्ती या फिर प्यार से, वरना सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास। वह दूसरा सिगरेट निकालते कहा, मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करो मिस्टर राज, मैं किसी से डरती नहीं। अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर भी रही थी। बहादुर बनी खड़ी थी। ये तो तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाने के बाद पूछूंगा। राज की बात पर रश्मि ने अपने होंठ भींचते उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। बिल्कुल नहीं, आप उन्हें नहीं बुलाओगे। वह उसके पास जाती 2 कदम की दूरी पर रुकती बोली, तुम्हारे पिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। पिता से मुलाकात या मुझसे शादी, फैसला तुम्हारा है। वह अब बड़ी तसल्ली में बोला था, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वे आंखों में आंसू लिए बोली, जो भी समझ लो। वह बेरहमी से बोला, आप क्यों करना चाहते हैं मुझसे शादी? वे जज करते बोली, मेरा इरादा नहीं था, तुमने मेरा दिमाग घुमाया, अब भुगतो। वह भी फट से जवाब देता अपने सिगरेट फिर से ट्रे में बुझा गया था, जबकि रश्मि अपनी हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए बेचैनी का शिकार हो रही थी। कहाँ चली गई, कुछ तो पता चले। कितनी देर से ईश्वर त्यागी के आदमी रश्मि को तलाश कर रहे थे। ईश्वर के आदमी रश्मि को हर जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन सर हमें बच्ची कहीं नहीं मिल रही। अखिलेश ने सर झुकाए कहा तो ईश्वर त्यागी का भारी हाथ उस पर उठा था, मुझे हर हाल में चाहिए, जानते हो ना। वह ना मिली तो चंद्रबाबू क्या करेगा? ढूंढो उसे कहीं से भी, चाहे वो पाताल में भी छुपी क्यों ना हो, उसे ढूंढ कर ले आओ, वह भी जिंदा। ईश्वर त्यागी चिल्लाया था, जबकि सारे एक बार फिर से रश्मि की तलाश में निकल पड़े थे। अगर ये लड़की ना मिली तो नहीं नहीं, उसे मिलना ही होगा। हे भगवान, मेरी बेटी तेरी छत्र छाया में हो। वह परेशानी से बोलता भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब नीयत में खोट हो तो भगवान से प्रार्थना की हुई कभी स्वीकार नहीं होती। चंद्रबाबू के साथ आज रश्मि की शादी थी, लेकिन किसी वजह से चंद्रबाबू नहीं आ सका और रश्मि को मौका मिल गया और वह फरार हो गई। ऐसे में उन्हें रश्मि को ढूंढने का मौका तो मिल गया, लेकिन अभी तक उन्हें रश्मि नहीं मिली थी। सुबह के 7 बजे रश्मि को कमरे से लिए बाहर निकला, जबकि फ़ोन पर अपने खास आदमी दिलीप कुमार पंडित जी और बाकी इंतजाम पूरे करने के लिए और ब्यूटिशियन को मेकअप का कह चुका था। राज कौन है ये लड़की? शांति देवी ने हैरानी से दुल्हन के कपड़ों में एक कमसीन लड़की को राज के साथ उसके कमरे से निकलते देखा तो सीढ़ियाँ उतरती वो बुरी तरह से हैरान हुई थी कि उनके पीछे रचना पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। राज को तो लड़कियों से एलर्जी थी। वह किसी भी लड़की को अपने नज़दीक भटकने नहीं देता था, यहाँ तक कि वह उसकी धर्मपत्नी थी। कितनी बार उसके करीब होना चाहा और क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन वह उसे छूना तो दूर की बात थी, देखना भी ठीक नहीं समझता था। उसकी नज़र में रचना एक आवारा बदचलन लड़की थी, जिसका सजना संवरना दुनिया के सब मर्दों के लिए एक सा ही था। ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में मजबूरन उसे अपना नाम देना पड़ा था, लेकिन वह मुकाम नहीं दे सका था जो एक धर्मपत्नी का हक होता है, और राज की पत्नी को मिलना चाहिए था। ये रश्मि मेरी होने वाली पत्नी है। राज ने बिना किसी झिझक के उसको सबसे मिलवाया था। क्या बोल रहे हो तुम? राज, ऐसा कैसा मुमकिन है? तुम तो शादीशुदा हो और ये लड़की? शांति देवी को अचंभा सा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना, फिर ऐतराज़ क्यों? वह कलाई पर पहनी घड़ी पर वक्त देखता बोला, तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। राज रचना के करीब आते बोली। उसका शब्द रुंध सा गया था। दूर रहकर बात करो। राज के शब्दों में नफरत थी। रचना बुरी तरह से अपसेट हो गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। राज एक बार जो फैसला कर लेता था फिर पीछे नहीं हटता था, और फिर सच में थोड़ी देर के बाद राज ने उस लड़की से शादी कर ली। वकील को बुलाकर उसने कानूनी कार्रवाई भी कर लिए थे। आंखों में आंसू लिए वह भी ये सब कर गई। जब फैसला ले लिया तो फिर डर किस बात का? और जब राज को मेरी सारी हकीकत का पता चलेगा तब उसका दिल सूखे पत्ते की तरह वह डरते डरते राज की तरफ देखती, जो बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था। चंद्रबाबू से शादी करने से तो राज ही बहुत अच्छा था। मैं एक ऐसे गुस्से वाले आदमी से शादी कर लूं, भले बाद में सारी सच्चाई जानने के बाद वो मुझसे गुस्सा ही हो जाए, लेकिन बाद में मैं उसे मना लूंगी। वह दिल ही दिल में आने वाले वक्त को सोचती बड़ी तसल्ली में हो रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह कितनी बड़ी परीक्षाओं में पढ़ने वाली थी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? रचना ने पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बस कर दो मेरी जान। आपको पता है राज एक बार जो ठान ले वो फिर पीछे नहीं जाता। शांति देवी ने बिलक बिलक कर रोती रचना को संभालना चाहा, जबकि खुद भी गुस्से से कांप रही थी। रचना शांति देवी की सास की सहेली की नातिन थी।
और बचपन से इन दोनों का रिश्ता तय था। शादी भी एक हादसे के तहत हो गई थी। वह बहुत घबराई थी। राज के रूम में बैठी थी। एक दिन पहले ही उसके कमरे में छुपने आई थी और अब उस कमरे की मालकिन बन बैठी थी। उस लड़की को रचना के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था, लेकिन रश्मि भी क्या करती। वे मजबूर थी, उसे खुद को बचाना था अपने पिता और चंद्र बाबू से। राज कमरे में दाखिल हुआ तो वह झट से उठ खड़ी हुई। राज ने एक गहरी मुस्कान से उसे देखा। रश्मि का नन्हा सा दिल पसलियों से टकराने लगा। चोर नज़रों से होती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जबकि राज उसके तरफ बढ़ने के बजाय अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ से कुछ पेपर लिए और चुप से बाहर निकल गया। रश्मि फिर से चुपचाप वहीं बैठी रह गई। सारा दिन बीत गया, कोई भी रूम में नहीं आया। अब तो रश्मि को भूख भी बहुत लग रही थी। समस्याएं कैसी भी हो, पेट की भूख तो कभी नहीं मिटती। पेट में भूख से अब और ज़्यादा बेहाल हो रही थी। कल दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था और अब और ज़्यादा भूख बर्दाश्त करने से उसकी आंखें भीग गई थी। एक तो वह इतना बड़ा फैसला कर गई थी, बिना राज को जाने वह उससे शादी कर बैठी थी। अब उसके तरस पर बैठी थी। बेकाबू उसे ईश्वर त्यागी और चंद्र बाबू की याद आई तो वह कांपने लगी। खुद को नॉर्मल करते हुए उठी और कमरे से बाहर निकली। अंदर से चलते हुए किचन को ढूंढते किचन में आई, जहां उस वक्त कोई भी नहीं था। इतना बड़ा महल नौकरानियों से खाली। रश्मि थोड़ी सी हैरान हुई, आसपास निगाह दौड़ाई, शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन किचन में ऐसा लग रहा था कि आज जैसे कोई आया ही ना हो। वह एक तरफ रखे फ्रिज की तरफ बढ़ी। उसे खोला तो आंखें खुशी से भीग गई। बर्गर, पिज्जा और बहुत सारे पकवानों का ढेर लगा हुआ था। उन्हें देखकर रश्मि की भूख चमक उठी थी। वह उसमें से कुछ चीज़ निकालती सेल्फ पर रखने लगी, लेकिन उसका भारी दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। उसे उतारकर उसने एक चेयर पर टिका दिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गई। मज़े से सब सेल्फ पर रखती। अब वो प्लेट में अपने लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी। उसके मुंह में पानी भराया था। सब कुछ निकाल लेने के बाद तसल्ली से डाइनिंग टेबल पर बैठी ही थी। 1 मिनट, अभी उसने खाना नहीं शुरू किया था कि अचानक अपने पीछे से आती आवाज़ पर चौंकी। वह पलटकर देखा तो राज की पहली पत्नी रचना उसे खूंखार नज़रों से देख रही थी। वह गुस्से से आगे बढ़ती उसके आगे से प्लेट उठा चुकी थी और बहुत ही गुस्से से सेल पर पटक चुकी थी। किसके परमिशन से तुम मेरे किचन के अंदर घुस आई हो? वह उसे कड़कते तेवर से देखते बोली। रश्मि के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह चुप ही रही। बोल, जल्दी क्यों आई है तू यहाँ खाना चोरी कर रही थी? रचना के नए इल्जाम पर रश्मि की आंखें हैरानी से फैली थी। समझती क्या हो तुम खुद को? मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरे बिस्तर पर पहुंच गई, तो क्या अब मेरी हर चीज़ पर कब्जा कर लोगी? उसे बाजू से खींचती दबोचते चिल्लाई थी। तुम भले कमसीन हो, खूबसूरत हो, लेकिन राज पर पहला हक मेरा है। रचना बड़ी रोब में बोली थी। समझी तुम? उसे वहां से जोर से धक्का देकर छोड़ गई। आइंदा मेरे किचन में कदम भी मत रखना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी। तुमने जिससे शादी की है उसी से कहो तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करे। वह सब चीज़ों को वापस बॉक्स में रखते बिना पलटे उसे देखकर बोलती जा रही थी, जबकि दरवाजे पर राज ने उसकी सारी बातें सुनी थी। रश्मि की उसके तरफ पीठ थी। वह हसरत से उन चीज़ों को देख रही थी। भूख से उसकी जान निकल रही थी। रचना सब कुछ वापस फ्रिज में रखती पलटकर रश्मि को देखा था, लेकिन उसके पीछे राज को देखकर अपने होंठ बंद कर लिए थे। राज का चेहरा गुस्से में था। रचना ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया कि रश्मि ने चुप से अपना हैवी दुपट्टा चेयर से उठाकर खुद पर ओढ़ा और भीगी आंखों से किचन से जाने लगी कि राज को देखते वहीं रुक गई। राज अंदर बढ़ा और रश्मि की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत देखता वह माथे पर बल डाल गया। अगले ही पल उसे कलाई से थामे रूम में ले जाते बिस्तर पर पटका था कि इस व्यवहार पर बिल्कुल सुन रह गई। किससे पूछकर कमरे से बाहर कदम निकाला तुमने? वह उसके पास बिस्तर पर एक टांग जमाता झुका था। रश्मि डरकर पीछे हटी थी। मुझे भूख लगी थी। तुम भूख से मर तो नहीं गई थी ना? आदत होनी चाहिए तुम्हें भूखा रहने की। वह मुंह बनाकर बोलता पीछे हटा। रश्मि को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। आइंदा बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना, तुम्हें तुम्हारी औकात का खाना मिल जाएगा। राज ने फ़ोन पर किसी को मैसेज करते उसे धीरे से कहा। क्या मतलब? क्या है मेरी औकात? वह भी दो टूक बात करती। ईश्वर त्यागी की बेटी की औकात मेरी नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं है। वह गुस्से से दहाड़ा था, जबकि रश्मि को अपना दिमाग घूमता हुआ दिखाई दिया था। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई तो पापा के दुश्मनों में से एक हो। पल में रश्मि ने अंदाज़ा लगा लिया, जबकि राज के चेहरे पर अभी वही असर दिखाई दे रहे थे। आपने मुझसे चीट किया। रश्मि ने अपना सर दोनों हाथों में थाम ली। तभी दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। राज ने आगे बढ़कर आने वाले से एक पन्नी लिया था और लाते बिस्तर पर पटका था। बहुत भूख लगी है, ये लो खाओ और सर मत खाना दोबारा।
अब खाना 24 घंटे के बाद ही मिलेगा। वह एक कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और न जाने कितने लोगों से उसे अपने पिता की दुश्मनी में खुद पर जुल्म सहना पड़ेगा। उसका दिमाग गुस्से से फट रहा था। भूख भी उसे बहुत तेज लगी थी। पेट में बहुत दर्द होने लगा था। आगे बढ़कर उसने पन्नी खोला तो उसमें से एक छोटे से पन्नी में उबले चावल और दूसरे पन्नी में दाल थी। उनकी औकात बस इतनी थी कि एक वक्त में उसको पेट भर खाना न देता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यहाँ खुद अपनी इज्जत को बचाने के लिए छुपी थी, अब उस आदमी की जिंदगी में शामिल हो गई। न जाने क्या दुश्मनी थी उसकी ईश्वर त्यागी से, जिसे अब मुझे भुगतना पड़ेगा। वह गुस्से से सोचती डिस्पोजल में प्लेट में चावल रख रही थी। उसने जिंदगी में कभी भी खाने की बेइज्जती नहीं की थी, इसलिए जो भी मिल जाए वह धन्यवाद करते खा लिया करती थी। अभी भी वह दाल चावल रखते बड़ी तसल्ली में हुई थी और भगवान का धन्यवाद करते बचे हुए चावलों को वापस पन्नी में डालकर एक तरफ रख दिए थे। अब वह खाना खा रही थी। पानी तक ना था उस रूम में और प्यास से उसके गले में कांटे चुभ रहे थे। वह पानी के लिए बाहर कहाँ जाती। पता नहीं राज कहाँ है जो मुझे यहाँ कैद करके चला गया। अब बिस्तर पर लेटते अपने बीते टाइम को सोचती नींद की वादियों में खोने लगी। फिर न जाने कब उसकी आंख लगी। वे कितनी देर सोचती रही। आंख तब खुली जब उसे अपने बिस्तर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसकी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। उसको अपने ऊपर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ तो झट से आंखें खोलती दुबक कर पीछे हटी थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और गहरी खामोशी थी। रश्मि का दिल जोरों से धड़क रहा था। झटके से उठ बैठी। अपने बहुत पास राज को देखते हुए डरते हुए गहरी सांस भरने लगी। राज सट लिए था। रश्मि घबराकर बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठा हुआ, इतना डर किस बात पर रही हो। वह भी उसके नज़दीक हुआ। मुझसे दूर रहो, वह हकलाते बोली। शादी दूर रहने के लिए तो नहीं की। वह उसे झटके से अपनी गोद में बिठा गया। वह उसके खुले चौड़ी छाती को दोनों हाथों से पीछे करती अब हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर राज ने उसके दोनों हाथों को एक ही हाथ से पीछे की तरफ मोड़ा। रश्मि के होठों से चीख निकली थी, मुझे आनाकानी करती लड़कियां पसंद नहीं और ना मैं जोर जबरदस्ती करता हूँ। ठीक होगा, खुद को मेरे हवाले कर दो। राज ने उसके चेहरे को दबोचते हुए कहा, आप झूठे और धोखेबाज हैं। मुझे धोखा दिया, कोई फर्क नहीं आप में और ईश्वर त्यागी में। आप दोनों एक जैसे हैं। रश्मि गुस्से से चिल्लाई, आवाज़ नीचे। राज ने उसका जबड़ा दबोचा। खबरदार उस नीच आदमी से मुझे मिलाया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। वह गुर्राया था। नीच आदमी की बेटी को अपनी ज़रूरत का सामान बनाने लगे हो। रश्मि ने भी दो टूक जवाब दिया। राज ने अगले ही पल उसे वापस बिस्तर पर पटक दिया। उसका दुपट्टा उसके तन से दूर उछाल दिया। रश्मि ने धड़कते दिल से उसे देखा। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे? वह तड़पते हुए बोली, ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर करोगी या फिर अपने आप को मुझे सौंप दोगी। वह उसके ब्लाउज को एक झटके से दो हिस्सों में करता उसके शरीर से अलग किया था। उसकी धड़कनों पर आया, उसके धड़कनों पर अपने हाथों को फेरता वह उसकी सिसकियां निकलवाने लगा। अभी तुमने मेरा एक और रूप देखा है, अब तुम्हें मैं अपना ऐसा रूप दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वह उसके होठों के पास झुके बोलता, अपने होंठ उसके होठों से गुम करता जुनूनी हुआ था। प्लीज़ राज, मुझे नहीं पता ईश्वर त्यागी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे उनके किए की सज़ा मत दो, वरना वह अब रो पड़ी थी। उसने जो किया है उसका भुगतान तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारी सज़ा मेरे जिस्म की भूख है। कहते के साथ ही वह उसके होंठ से बुरी तरह से चिपका था। रश्मि के सिसकियों को अपने होठों में गुम करता उसका लहंगा भी उसके शरीर से सरकाया था। रश्मि डर से कांप उठी थी। तुम ऐसे रो रही हो जैसे मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ। राज ने खुद को भी हर पर्दे से आज़ाद करते उस पर छा गया था। उसी पल रश्मि का सांस हलक में ही अटक गया था। राज के जिस्म से अपना जिस्म हिस्स होता महसूस करते हुए अपना होठ दांतों तले कुचल गई थी। राज उसका ये मासूमाना एक्टिंग देखता पागल हुआ था और उसके अगले पल उस पर नरमी दिखाने लगा था। वह बहुत नाजुक सी थी। उसके पहाड़ जैसे जिस्म के नीचे वह दुबक कर रह गई थी। सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रही थी। उस पर खुद को एडजस्ट करते उस वक्त उसके धड़कनों पर अब नरमी से अपने होठों का रस उसके अंदर भरने लगा था। उसका पत्थर जैसा जिस्म रश्मि को चुभने लगा था। 27 साल उसने कुंवारेपन को झेला था। रचना से शादी उसकी 1 महीने पहले हुई थी, लेकिन उसे आखिर क्या है रश्मि की सच्चाई? रचना से वह क्यों नफरत करता है और उसकी शादी रचना से क्यों हुई थी? ये जानने के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना होगा। ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए
मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।